हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, जो हम लोग जो है यहाँ पर बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए जो है और बिहार दरोगा और अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप 2026 में दे रहे हैं तो उसके लिए जो है एक बुक जारी किया गया है घटना चक्र का। ठीक है, ये 2025 एडिशन है, काफ़ी लेटेस्ट बुक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कवर कर रहे थे। ये सामान्य ज्ञान का बुक है, इसमें सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, थ्योरी भी दिए गए हैं और आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इसी को कवर कर रहे थे। तो हम लोग फिजिक्स जो है स्टार्ट किए थे और फिजिक्स का क्लास 1 जो है वो कंप्लीट मैंने कराया था। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 2 को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर फिजिक्स के 5 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग छठे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, यानी सरल आवर्त गति। यहाँ पर दिया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी को हम लोग कवर करेंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला है यहाँ पर सरल आवर्त गति के बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति एक सरल रेखा में एक मध्यमान बिंदु के दोनों ओर निश्चित समय अंतराल में इधर उधर गति करने वाले पिंड की गति को जो है सरल आवर्त गति कहते हैं। किसी दृढ़ आधार से लटके स्प्रिंग के निचले सिरे से संलग्न द्रव्यमान पिंड को यदि नीचे की तरफ खींच कर छोड़ दिया जाए तो यह ऊपर नीचे सरल रेखा में दोलन करने लगेगा और यह गति सरल आवर्त गति है। यदि किसी सरल लोलक को बहुत कम कोण से विस्थापित करते हुए मध्यमान स्थिति से हटाकर छोड़ा जाए तो इसकी गति भी एक सरल आवर्त गति है। क्षैतिज तल में किसी चिकने आधार पर दो स्प्रिंगों के बीच संलग्न किसी द्रव्यमान पिंड मास ऑब्जेक्ट की गति जो है सरल आवर्त गति होती है। याद रखिएगा। दोलन या कंपन, जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो इसे दोलन या कंपन कहते हैं तथा यह गति दोलन गति अथवा कंपन गति जो है कहलाती है। आवर्तकाल, एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। सेकेंड लोलक, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 0.2 सेकेंड हो तो उसे सेकेंड लोलक कहते हैं। आवृत्ति, किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक देखिए, तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये आपका हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति n से तथा इसका आवर्तकाल t से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित संबंध होगा। तो आपका क्या होगा, तो n बराबर 1/t ये संबंध होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो समझ में ना आए तो आप जो है पिछला वीडियो देखिएगा। पिछले वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसको देखकर फिर इसको देखिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट है सरल लोलक। यदि किसी पिंड को किसी लंबाई न बढ़ने वाली ऐंठन रहित डोर से बांधकर लटका दिया जाए तो इसे सरल लोलक कहते हैं और इस लोलक पर यदि कोई बल लगाकर विस्थापित कर दिया जाए तो इसकी गति को सरल आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई √L/g सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ L डोरी की लंबाई तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल गोले के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र से स्पष्ट है कि t समानुपाती √L, अर्थात लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लंबाई बढ़ने पर जो है आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में पेंडुलम वाली घड़ियाँ धीमी चलती है। गर्मी के मौसम में पेंडुलम वाली घड़ियाँ धीमी चलती है क्योंकि लंबाई ऊष्मीय प्रसार के कारण बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे देखिए, लोलक के द्रव्यमान को घटाने अथवा बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी व्युत्क्रमानुपाती √1/g होता है, 1/√g होता है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण g का मान यदि घट जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने से आवर्तकाल t g से कम होने के कारण बढ़ जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। अतः चंद्रमा पर सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं। ठीक है, यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे एवं मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। नेक्स्ट है, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिरने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए, प्लवन। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखते हैं, प्लवन। प्लवन में पहला दिया गया है उत्प्लावकता। द्रवों एवं गैसों का वह गुण जिसके कारण द्रवों तथा गैसों का वह गुण जिसके कारण ये उनमें डाली गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल या उछाल लगाते हैं, उत्प्लावकता या प्लवनशीलता कहलाता है। उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? तो जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। भार में यह आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। इस बल को जो है उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप कहते हैं। उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। आर्किमिडीज ने सर्वप्रथम गुरुत्व केंद्र का अध्ययन किया। आर्किमिडीज का सिद्धांत: जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आती है। भार में आई इस आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, प्लवन का नियम देखिए, तो प्लवन का नियम: संतुलित अवस्था में किसी द्रव में तैरती किसी वस्तु के द्वारा अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित किया जाता है। ठीक है, पानी का जहाज या जलयान उत्प्लावन बल या उत्क्षेप के कारण ही जल पर तैरता है। जलयान बहुत अधिक मात्रा में जल का विस्थापन कर देता है और यह विस्थापित जल पुनः अपनी मूल स्थिति में आने के प्रयास में जलयान पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल आरोपित करता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में, ये इंपॉर्टेंट है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल है, क्योंकि समुद्र जल द्वारा नदी के जल की तुलना में किसी वस्तु पर अधिक उछाल लगाया जाता है। ठीक है, समुद्र जल का घनत्व अन्य स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुआं आदि की तुलना में अधिक होता है, इसलिए समुद्र में उछाल बल उत्प्लावन बल जो है अधिक प्राप्त होता है। कोई पिंड किसी द्रव में तैरता है यदि पहला है, पिंड के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से कम या बराबर हो। दूसरा है, यदि पिंड के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो वह पिंड द्रव में पूरी तरह डूबा हुआ उदासीन संतुलन में तैरेगा। नेक्स्ट है घनत्व पदार्थ का एक अभिलाक्षणिक गुण है। एक निश्चित आयतन में किसी पदार्थ का कितना द्रव्यमान संचित रहता है, इस संबंध को घनत्व द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी पदार्थ के मात्रक इकाई आयतन में संचित द्रव्यमान की मात्रा को पदार्थ का घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, D बराबर m/v होता है। ठीक है, घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व देखिए, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का किसी मानक पदार्थ के घनत्व से अनुपात होता है।
ठोस और द्रव पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व हेतु सामान्यतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल को मानक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। इस पदार्थों के समान आयतनों के द्रव्यमानों की तुलना से भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर ठोस पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान बटा जल के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर तरल पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान बटा जल के आयतन उतने ही आयतन का द्रव्यमान। अपेक्षिक घनत्व की सभी गणनाओं में जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे के ताप पर जल असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात इसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर कम हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ये वाला बनता है। अगला देखिए, अपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से, हाइड्रोमीटर याद रखिएगा, ये हाइड्रोमीटर की सहायता से अपेक्षिक घनत्व की गणना की जा सकती है। दुग्धमापी लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर उत्प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपलव केंद्र किसी तैरने वाली वस्तु के केंद्र और उत्प्लावन केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं के कटान बिंदु को अपलव केंद्र कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए तैरने की शर्तें दी गई है। पहला है अपलव केंद्र यानी वस्तु के गुरुत्व केंद्र से ऊपर होना चाहिए। दूसरा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र एवं हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, अर्थात अपलव केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किसी ठोस का कितना भाग द्रव में डूबेगा यह द्रव तथा ठोस के अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। ठोस के डूबे भाग का आयतन बटा ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बनता है। यदि बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अब अगला देखिए बार्नौली का प्रमेय। बार्नौली का प्रमेय देखते हैं। किसी आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है। बार्नौली प्रयोग का समीकरण PA बराबर PA प्लस 1/2 PV² प्लस PGH बराबर PV1 प्लस 1/2 PV² प्लस PGH होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर PA 1/2 PV² तथा PGH क्रमशः बिंदु A पर दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा तथा एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है। इसी प्रकार द्रव के बिंदु P पर P भी ये हो जाएगा, क्रमशः एकांक आयतन की दाब एवं गतिज ऊर्जाएं है। नेक्स्ट है बार्नौली के प्रयोग से स्पष्ट है कि द्रव या गैस के प्रवाह में जिस स्थान पर वेग अधिक होगा वहां दाब कम हो जाएगा और जहां दाब अधिक होगा वहां वेग का मान कम हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज के डैने या पंखे इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि इनके ऊपर से होकर गुजरने वाली हवा का वेग निचले भाग से जाने वाली हवा से काफ़ी अधिक रहे, जिससे पंखे के ऊपर वायु दाब कम रह जाता है और नीचे की ओर अधिक दाब लगता है, जिससे वायुयान के हवा में उठने की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। नेक्स्ट, डेनियल बार्नौली के नियम के अनुसार उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज एवं द्रव दाब ऊर्जा का योग होता है और एक नियत मान के बराबर होता है। यह आपका SSC 2022 में पूछा गया है। वेंचुरी मीटर जो है ये आपका वेंचुरी मीटर, यह बार्नौली प्रमेय पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से पाइप या नली में द्रव के प्रवाह की दर जो है ज्ञात की जाती है। बार्नौली प्रमेय के उदाहरण, पहला है वायुयान के पंखे की विशेष आकृति, आंधी आने पर घरों की छप्पड़ों व टीन का उड़ जाना, तेज आती रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है और दो बराबर से लटकते गुब्बारे के बीच मुंह से फूंक मारने पर
एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ये सभी बर्नौली प्रमेय के उदाहरण हैं और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग 8वां चैप्टर देखेंगे, पृष्ठ तनाव, जो कि सरफेस टेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए पृष्ठ तनाव देखिए, किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव के अणुओं में सहसंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करता है। इस प्रकार द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव जो है घटता है। क्रांतिक ताप पर, यहाँ पर देखिए, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। एग्नेस पॉकेल्स के शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली अवधारणा की नींव रखी, जो तरल या और ठोस सतहों तथा अंतरा फलकों के गुणों का वर्णन करती है। पृष्ठ तनाव का उदाहरण, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा की जल गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कोशिका क्रिया पृष्ठ तनाव का परिणाम है। जल की सतह पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें अणु कहते हैं। आसंजक बल, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के सहसंजक बल से कम परंतु तेल के सहसंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार की धारण कर लेती है, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म के रूप में अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। केशिकत्व देखिए, तो केशिकत्व देखेंगे तो कांच की बहुत कम त्रिज्या वाली दोनों ओर से खुली नली को केशिका नली या केश नली कहते हैं। किसी द्रव की केशिका नली के में ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने के प्रभाव को केशिकत्व कहते हैं। इस प्रभाव का कारण पृष्ठ तनाव होता है। यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट, केशिकत्व प्रभाव केशिका नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिका नली में कोई द्रव जितना चढ़ता या उतरता है वह ऊंचाई या गहराई केशिका नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। केशिकत्व के उदाहरण ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए, तो पहला है ब्लटिंग पेपर में बने छोटे छोटे छिद्रों के केश नलियों की तरह कार्य करने के कारण ब्लटिंग पेपर स्याही शीघ्रता से सोख लेता है। ठीक है, लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव है। तीसरा है मिट्टी के ढेले को जल में रखने पर वह ऊपर तक गीला हो जाता है क्योंकि उसमें असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो केश नलियों का काम करते हैं। चौथा है केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और अवशोषक आवश्यक लवण जो है पहुंचते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे श्यानता। श्यान बल किसे कहते हैं? तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच आंतरिक स्पर्श रेखीय बल कार्य करता है जो परतों के बीच होने वाली अपेक्षित गति को अवरोधित करने का प्रयास करते हैं।
इस प्रकार के घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। श्यानता, श्यानता द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। श्यानता का एसआई मात्रक देखिए पास्कल सेकेंड होता है, जबकि इसकी सीजीएस इकाई जो है पॉइज है। ठीक है, श्यानता केवल तरल या द्रव तथा गैसों के गुण है, ठोसों में श्यानता नहीं होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है, किंतु आदर्श तल की श्यानता शून्य होती है। द्रवों में श्यानता दो अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों में यह बढ़ जाती है। वायु की तुलना में जल में दौड़ना कठिन है, क्योंकि जल वायु से अधिक श्यान है। कम श्यान द्रव जैसे जल तथा अधिक श्यान द्रव जैसे शहद, ग्लिसरीन को फर्श पर लुढ़का दे तो शहद व ग्लिसरीन अधिक श्यान होने के कारण जल्दी ठहर जाते हैं, जबकि जल अधिक दूर तक बहता है। ठीक है, जो द्रव जितना अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। श्यानता का क्रम इस प्रकार है: शहद, फिर खून, फिर जल, फिर लास्ट में वायु। यानी सबसे कम श्यानता वायु का, सबसे अधिक शहद का। कुछ तत्वों की श्यानता जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न, तो जल की श्यानता देखिए तो ताप में देखिए तो 20-100 होता है। ठीक है, 0.1 श्यानता इसका होता है, 1.0 और 0.3। रक्त का देखिए तो 37, ठीक है, इसका 2.7 होता है श्यानता। और मशीन का देखिए ताप में तो ये आपका 38 होता है, 16, 38 और 113, 34। ठीक है, ग्लिसरीन का देखिए तो 20, 830। शहद का देखिए तो इसका 200 होता है, और वायु का देखिए तो इतना होता है। ठीक है, यानी सबसे कम वायु का और सबसे ज़्यादा जो है ये आपका शहद और ग्लिसरीन का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अगला है यहाँ पर क्रांतिक वेग। यदि द्रव के बहने का वेग एक निश्चित वेग से कम है तो द्रव का प्रवाह एक धारा रेखीय प्रवाह होता है। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह एक ऐसे द्रव को कहते हैं जिसमें किसी द्रव के कण प्रवाह के दौरान किसी बिंदु से इस प्रकार गुजरते हैं कि प्रत्येक कण अपने से पहले वाले कण की ही दिशा में उस बिंदु से गुजरते हैं। जब द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रवाह रेखीय न होकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतया श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतया उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है, क्योंकि इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व इसके वेग को निर्धारित करता है। सीमांत वेग देखिए, तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही उस वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग के उदाहरण, तो वर्षा की बूंदों का यहाँ पर दिया गया है। वर्षा की बूंदों का एक स्थिर वेग सीमांत वेग से भूमि पर गिरना, और पैराशूट द्वारा भी व्यक्ति सीमांत वेग से भूमि पर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब अगला चैप्टर देखिए 10 नंबर, प्रेशर यानी दाब। अगला चैप्टर है दाब। तो दाब के बारे में जानते हैं। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला दाब बल जो है दाब कहलाता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी P बराबर F/A होता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं, याद रखिएगा। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं दाब अधिक डालती हैं। ठीक है, अधिक दाब डालती हैं। एक पैर पर खड़े व्यक्ति द्वारा भूमि पर दोनों पैरों पर खड़े व्यक्ति की तुलना में अधिक दाब लगाया जाता है, याद रखिएगा। कील में नुकीलापन होने के कारण यह दीवार में सुगमता से
धंस जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट है दलदल पर लेटकर रेंगने से इसमें धंसने से बचा जा सकता है, क्योंकि लेटी हुई स्थिति में संपर्क क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है, जिससे दबाव जो है न्यूनतम हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब देखिए, तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि या वायु के कारण पृथ्वी सतह पर एक दाब कार्य करता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बैरोग्राफ का उपयोग जो है या बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, आगे दिया गया है मानक वायुमंडलीय दाब सामान्यतः पारे के वायु दाब में 76 सेंटीमीटर या 776 mm लंबे पारे के स्तंभ द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है, जो समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करता है। यह जो है 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को बार में भी व्यक्त करते हैं, जो कि 1,00,000 पास्कल यानी 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार बराबर कितना होता है, याद रखिएगा, एक बार बराबर जो है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए, एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। ये आपका एसएससी CHSL 2023 में टियर 1 में पूछा गया है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी से मापते हैं, यानी बैरोमीटर से मापते हैं। वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान जो है लगाया जाता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ की ऊंचाई अचानक घटने का अर्थ है उस क्षेत्र का वायुमंडलीय दाब तेजी से घट गया। किसी स्थान के वायु दाब में शीघ्रता कमी आने, उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने का यह तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यही कारण है कि वायुयान में स्याही वाले पेन लीक करने लगते हैं। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई होने के कारण खाना पकाने में कठिनाई आती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से वहां जल का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का पाठ्यांक धीरे धीरे चढ़ने, ऊपर की तरफ बढ़ने का अर्थ है मौसम जो है ये आपका साफ रहेगा। नेक्स्ट है, द्रवों में दाब। तो किसी द्रव या तरल जैसे पानी, तेल, अल्कोहल आदि को किसी बर्तन में भरने पर ऐसे तरल द्वारा बर्तन की दीवारों तथा द्रव में पड़ी किसी वस्तु पर एक दाब कार्य करता है, जिसे द्रव का दाब कहते हैं। द्रव दाब का मान द्रव में किसी बिंदु पर द्रव के घनत्व d, बिंदु की गहराई h तथा उस स्थान पर गुरुत्वीय केंद्र g के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात द्रव का दाब P बराबर h × d × g होता है। द्रव दाब से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पहला है, किसी शांत न बहने वाले द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब भी दिशाओं में समान होता है। दूसरा है, एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान समान होता है। तीसरा है, द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात यदि घनत्व अधिक होगा तो दाब अधिक और घनत्व कम होगा तो दाब कम होता है। ठीक है। तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ के गैसीय, द्रव और ठोस चरण साम्यावस्था में मौजूद हो सकते हैं को त्रिक बिंदु से परिभाषित किया जा सकता है। ये आपका एसएससी CGL टियर 1 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पास्कल का नियम। तो किसी बर्तन में बंद किसी असंपीड्य द्रव या गैस के किसी भाग पर आरोपित बल बिना किसी क्षय के उस तरल या गैस द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये आपका कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी पास्कल के नियम पर कार्य करता है। 1901 में
विलयनों में रासायनिक गतिकी और प्रसरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार जैकब्स हेनरिक्स वैन टी हॉप को दिया गया था। ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा जा चुका है, प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यास्थता। जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से जो है आगे के टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है आज के वीडियो में हम लोग सरल आवर्त गति से लेकर यहाँ पर प्रत्यास्थता के पीछे तक के चैप्टर को कवर किए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।